तो गाइस अब कहानी 2018 अक्टूबर में आ चुकी है, जहां यूजी और नोबारा एक मूवी देखने का प्लान बनाते हैं, पर मेगुमी बहुत ही ज्यादा थकने की वजह से वहां से चला जाता है। यूजी नोबारा को बताता है कि वो अर्थवर्म 4 नाम की एक मूवी को देखने जा रहा है और वो नोबारा को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन नोबारा उसे साफ साफ मना कर देती है और यूजी से कहती है, अरे भाई मैंने तो इसके पहले 2-3 पार्ट भी नहीं देखे, तुम्हें को सीधा 4 दिखाने लगा हुआ है। और यूजी अब उस पहले की मूवीज के बारे में नोबारा को रिकैप देने लगता है और उसे फिल्म का ट्रेलर भी दिखाता है, जिसमें एक पागल साइंटिस्ट एक लड़के को एक अर्थवर्म में बदल देता है और फिर उस केंचुए को एक लड़की से प्यार हो जाता है। पर नोबारा को ये कहानी बिल्कुल फालतू की लगती है और उससे कहती है, अबे ये क्या देखता रहता तू, किस टाइप की मूवीज देख रहा है आजकल, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मुझे नहीं देखने कोई मूवी। और वो दोनों वहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में जाने लगे हैं। और तभी वहाँ पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि दूर से यूजी को घूर रही थी। दूसरी तरफ हम टोडो और मेमे को उसे बुढ़े प्रिंसिपल के पास देखते हैं, जहाँ वो कुछ स्टूडेंट्स की रैंक को बढ़ाने की सिफारिश करने आए थे, जिनके नाम थे माकी, पांडा, मेगुमी, नोबारा और यूजी। वो लोग चाहते थे कि इनकी रैंक को बढ़ाकर फर्स्ट ग्रेड सॉर्सर्स पर प्रमोट कर दिया जाए इन्हें। पर ये बुढ़ा उन्हें कहता है कि इन्हें किसी फर्स्ट ग्रेड वाले के साथ अभी कोई मिशन कंप्लीट करना होगा पहले, और मिशन के बाद उन्हें सेमी फर्स्ट ग्रेड बना दिया जाएगा और उसके बाद इन्हें अकेले में एक फर्स्ट ग्रेड मिशन को कंप्लीट करना होगा, फिर कहीं जाके मैं सोच सकता हूँ कि इन्हें प्रमोट कर दिया जाए। इसके बाद टोडो और मेमे टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं और टोडो को पूरा यकीन था कि यूजी जल्द ही सारे मिशन कंप्लीट कर लेगा और फिर वो बेस्ट फ्रेंड्स दोनों साथ में ही मिशन पर जाया करेंगे और मैच जीत कर मेमे यहाँ से चली जाती है। इस तरफ नोबारा शॉपिंग करके लौट रही होती है, तभी उसके पीछे वही लड़की आ जाती है जो कि यूजी को घूर घूर कर देख रही थी सड़क की दूसरी साइड पर। और ये लड़की नोबारा के पास आकर उससे यूजी के बारे में पूछने लगती है। इस लड़की का नाम युको है और ये यूजी के स्कूल में उसकी क्लास में पढ़ा करती थी, लेकिन उस टाइम ये काफी मोटी हुआ करती थी और टोक्यो आने के बाद ये काफी सुंदर हो गई थी। ये देखकर नोबारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये वही लड़की है, अबे इससे क्या हो गया भाई। दरअसल युको यूजी को पसंद करती है, लेकिन उस टाइम पर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो यूजी से उसका नंबर भी मांग। ये सुनकर नोबारा चौंक जाती है और वो यूजी को कॉल करके उससे वहाँ पर बुला लेती है। और तभी मेगुमी वहाँ पर आ जाता है और नोबारा से पूछती है, हाँ भी मेगुमी तू उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, तो उसकी कोई बंदी वगैरह है क्या। पर मेगुमी उसे बताता है कि यूजी सिंगल है और उसके कमरे में एक मॉडल की फोटो भी टंगी हुई है, अगर उसकी बंदी होती तो वो मॉडल का पोस्टर उसके कमरे में कभी भी नहीं होता। अब यूकी मेगुमी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि यूजी को किस टाइप की लड़कियां पसंद है। मेगुमी उसे बताता है कि हाँ एक बार उसने मुझे बताया था उसे लंबी लड़कियां पसंद है। और ये सुनकर यूको और नोबारा दोनों खुश हो जाती हैं क्योंकि यूको काफी लंबी थी। अब नोबारा जल्दी से कॉल करके यूजी को भी वहाँ पर बुला लेती है, पर नोबारा को डर था कि क्या ये यूजी से पहचान भी पाएगा क्या, क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया था वही ने और इसकी शक्ल भी काफी चेंज हो गई है पहले से। लेकिन हम देखते हैं कि यूजी जैसे ही वहाँ पर आता है वो यूको को पहचान लेता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें यूजी के दोस्त उससे पूछ रहे थे, हाँ भाई कौन सी लड़की पसंद है तुझे हमारी क्लास में, सच सच बताइए। यूजी कहता है कि अगर मुझे किसी का नाम लेना हो तो वो यूको है, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग काफी बढ़िया है। लेकिन उसके दोस्त उसकी ये बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि यूको तो मोटी है। अबे तो क्या हो गया मोटी है तो। यूको बाहर से ये सब सुन रही थी और यूको यूजी को छोड़कर सभी लड़कों से हेट करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि यूको अब भी यूजी को अपने दिल की बात नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यूजी उसके नए लुक्स को देखकर उसे पसंद करे। और कुछ देर तक उससे बातें करके यूको वहाँ से चली जाती है। अब मेगुमी बोलता है, भाई क्या बनते हैं लोग, कम से कम नंबर तो एक्सचेंज कर लेते एक दूसरे का। लेकिन नोबारा बताती है, ज्यादा तेज मत बन, यूको मुझे अपना नंबर दे चुकी है। और भाई हम देखते हैं कि ये नोबारा बहुत ज्यादा जेलस होती है यूजी से क्योंकि इस गधे जैसे लड़के को बंदी मिल गई पर उसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला। इसके बाद यूजी भी वहाँ पर आ जाता है और वो तीनों उसी फिल्म को देखने जाने लगते हैं, वही अर्थवर्म वाली फिल्म। लेकिन तभी इन्हें गोजो का कॉल आता है और गोजो इन्हें लॉरी उताहिमे नाम की एक लड़की के पास भेज देता है। लॉरी बताती है कि गोजो का शक सही था और उनके बीच में 2 या 2 से ज्यादा गद्दार छुपे हुए हैं जो कि दुश्मनों को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक तो जरूर कोई हायर अप है जिसका अभी ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन दूसरा कोई स्टूडेंट है जो कि उस हायर अप को सारी इन्फॉर्मेशन लीक करता है और उसी को आज ये लोग पकड़ने वाले हैं। वो लड़की बताती है कि उस गद्दार का नाम मैकामारू है। दूसरी तरफ मीवा मैकामारू से मिलने जाती है। इधर लॉरी उन सब के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ मैकामारू का असली शरीर पड़ा होता है और मैकामारू का असली नाम कोकीची होता है और कोकीची की टेक्निक पपेट मैनिपुलेशन है और वो पूरे जापान में जितने भी पपेट्स हैं उन सभी को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है और वो इन्फॉर्मेशन को लीक करने के लिए किसी मच्छर के साइज का पपेट भी यूज कर सकता है। अब ये सभी लोग कोकीची से फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं होता और ये समझ जाते हैं कि कोकीची ने इन्हें गलत ठिकाना बताया था, जिससे इनका शक यकीन में बदल जाता है कि कोकीची ही वो गद्दार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोकीची अपने असली ठिकाने पर होता है और उससे मिलने गेतो और महितो वहाँ पर आते हैं। असल में कोकीची ने इनके साथ एक बाइंडिंग वाव ली थी कि वो इन्हें इन्फॉर्मेशन ला के देगा और बदले में महितो इसकी बॉडी को हील कर देगा पूरी तरह से। और कोकीची की ये शर्त भी थी कि वो लोग क्योटो स्कूल के स्टूडेंट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब महितो कोकीची के पास जाता है और अपनी कर्ज टेक्निक आइडियल ट्रांसफिगरेशन से उसके शरीर को पूरी तरह से ठीक कर देता है और कोकीची अपने पूरे शरीर को महसूस करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और क्योंकि अब इनकी डील पूरी हो गई थी तो महितो कोकीची पर हमला करने लगता है, लेकिन कोकीची वहाँ पर ढेर सारे मैकामारूस को बुलाकर महितो पर अटैक कर देती
लेता है। पर हम देखते हैं कि माहितो बहुत ही आसानी से इन सभी मेकामारुस को हरा देता है। लेकिन लड़ाई के बीच ही कोकिची वहाँ से भाग गया था और ये देखकर माहितो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन फटने लगती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पर, और जमीन में से एक बहुत बड़ा अल्टीमेट मेकामारु बाहर निकलता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। माहितो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उस जायंट मेकामारु के अंदर हम देखते हैं कि कोकिची उसे कंट्रोल कर रहा होता है। कोकिची इसके सिर के अंदर बैठा था और वो देखता है कि गेतो ने आसपास एक कर्टन बना दिया था, जिससे कोकिची का कनेक्शन बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया था। कोकिची को किसी भी तरह से गोजो के पास पहुंचना था ताकि वो इन्हें इस माहितो के शिबुया इंसिडेंट के बारे में बता सके। लेकिन इस कर्टन को तोड़ने से पहले इसे माहितो से निपटना पड़ेगा। कोकिची जानता था कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था और वो अपने पूरे 17 सालों की कर्स एनर्जी को यूज करता है। एक अल्ट्रा कैनन से माहितो पर निशाना लगाता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब माहितो कोकिची की इस फॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि मतलब इतने टाइम से कोकिची इतने खतरनाक रोबोट को बना रहा था। अब कोकिची पहला अटैक करता है माहितो पर और वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे माहितो को हल्की फुल्की ही चोट लगती है और वो खुद को इजीली डिफेंड कर लेता है। पर हम देखते हैं कि माहितो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो कहता है बस यही है तुम्हारा प्लान, जब तक तुम्हारी कर्स एनर्जी खत्म ना हो जाए बस मुझ पर ऐसे ही हमला करते रहोगे। क्या फुद्दू प्लान है तुम्हारा। कोकिची का ये मूव एक्चुअली माहितो को ब्लफ करने के लिए था। कोकिची ये चाहता था कि माहितो को ऐसा लगे कि वो उसकी सोल को अटैक नहीं कर सकता, ताकि माहितो फाइट में थोड़ा सा कैजुअल हो सके और मौका मिलते ही कोकिची अपना असली अटैक उस पर कर सके। और इसी के चलते कोकिची उस पर बैक टू बैक हमले करता है, जिन्हें माहितो एफर्टलेसली डॉज कर रहा होता है। और इसके बाद कोकिची अपने 2 साल की कर्स एनर्जी को एक साथ यूज करता है और कोकिची माहितो पर अटैक करता है। और अब जैसे ही माहितो इस अटैक को डॉज करता है तो कोकिची उस पर अपने असली अटैक से अटैक करता है। कोकिची को इसी मोमेंट का इंतजार था। वो एक मैकेनिकल ट्यूब निकालता है, एक कैप्सूल जैसा दिखने वाला वेपन, जो कि एक कर्स्ड एनर्जी से भरा हुआ वेपन था, और उस कैप्सूल से माहितो पर अटैक करता है। और वो कैप्सूल सीधा जाकर माहितो की लेफ्ट आर्म पर लगता है और देखते ही देखते उसकी लेफ्ट आर्म एक गुब्बारे जैसी शेप में आकर फट जाती है। और तभी कोकिची माहितो पर एक जोरदार किक मारता है और उसे दूर जाकर गिरा देता है। और इस अटैक से माहितो की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। माहितो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि आखिर ये हुआ कैसे। अब माहितो जानबूझकर कोकिची के सामने से उड़ता हुआ जाता है, पर ये माहितो वो ऐसा शो कर रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा उसके अटैक से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस अटैक से माहितो को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था और कोकिची इस चाल को पढ़ लेता है उसकी कि ये बस छलावा कर रहा है, किसी कोई फर्क नहीं पड़ा उस अटैक से। और इस टाइम पर गेतो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कोकिची से। कोकिची इतना ज्यादा पावरफुल है ये गेतो ने कभी सोचा नहीं था। और अब हम देखते हैं कि कोकिची अपनी 5 साल की कर्स एनर्जी को यूज करता है और माहितो पर बहुत खतरनाक अटैक करता है। और ये देखकर माहितो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है ये अटैक मेरी सोल को डैमेज तो नहीं कर देगा, या इस अटैक से ये कोई ब्लफ करने वाला है। माहितो इतना ज्यादा डरा हुआ और कंफ्यूज होता है कि इस अटैक से वो बस किसी तरह से बचने की कोशिश करता है। और मौका मिलते ही माहितो मेकामारु की वायर्स को काट देता है, जिससे कि उसका पूरा सिस्टम तबाह होने लगता है। उसके मेकामारु के अंदर एक सिस्टम एरर आ जाता है, लेकिन तब भी कोकिची बिल्कुल भी नहीं घबराता और मोटिवेट होता है। और वो सोचता है कि अब फाइनली माहितो को खत्म करने के बाद मैं मीवा और अपने बाकी के दोस्तों के साथ मिलना चाहता हूँ। और तभी वो माहितो को एक जोरदार पंच मारता है और इसके बाद अपना दूसरा मैकेनिकल ट्यूब निकालकर उस पर अटैक करता है। लेकिन इससे पहले कि कोकिची का अटैक उसे टच करवाता, माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है और माहितो अपनी आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो किसी को भी टच करके उसकी सोल तक को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन जब भी कोई बंदा उसके डोमेन में होता है तो उसे टच करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके डोमेन में होना उसकी हथेली में होने के बराबर है। और वो यही बात कोकिची को बताता है और बिना उसे टच किए ही मेकामारु को शट डाउन कर देता है। और मीनवाइल कोकिची अंदर बैठकर ये काउंट कर रहा होता है कि उसके पास अभी कितने मैकेनिकल ट्यूब्स पड़े हैं, जिससे वो चाहे तो अब भी माहितो पर अटैक कर सकता है। कैप्सूल ट्यूब्स में कोकिची ने सिंपल डोमेन टेक्निक को जोड़ा होता है। सिंपल डोमेन वही टेक्निक है जो कि मेकामारु की फ्रेंड मीवा भी यूज करती है। अब कोकिची को अपने डोमेन एक्सपेंशन में कैद करने के बाद माहितो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो कोकिची को कहता है, बच्चे अब तुम्हें कोई होप रखने की जरूरत नहीं है, तुम हार चुके हो। लेकिन तभी मेकामारु फिर से उठ जाता है और माहितो पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसका डोमेन ब्रेक हो जाता है। गेतो ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब माहितो को मारने के बाद कोकिची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अभी भी उसके पास 9 सालों की कर्स एनर्जी बची हुई है, जिससे कि वो अब गेतो को भी हरा सकता है। और वो गेतो पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी माहितो वहाँ पर आ जाता है और कोकिची पर एक सरप्राइज अटैक करके उसे बुरी तरह से डैमेज कर देता है। कोकिची माहितो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर उन दोनों में एक खतरनाक
खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें फाइनली बेचारा कोकिची मर जाता है। अब फाइट के बाद ये तो माहितो को कहता है, तो मैंने लगता तुम्हारी ये फाइट बहुत ज्यादा रिस्की थी। पर माहितो से कहता है, भाई मेरी बॉडी के टुकड़े उसके अटैक से नहीं हुए थे, बल्कि मैंने खुद ही अपने आप को ब्लास्ट किया था और अपने आप को टुकड़ों में डिवाइड कर लिया था ताकि कोकिची को लगे कि मैं मर चुका हूँ। इस फाइट में कोई रिस्क नहीं था, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने प्लान किया। और वैसे भी इस फाइट ने मुझे सिंपल डोमेन से डील करने के बारे में सिखा दिया है। और इसके बाद फाइनली 31 अक्टूबर 2018 की रात को शाम के 7 बजे शुरू होता है शिबुया इंसिडेंट और लगभग 400 मीटर के रेडियस पर फैली एक बाउंड्री क्रिएट की जाती है। सभी लोग हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बहुत सारा क्राउड है वहाँ पर। लेकिन तभी अचानक से पूरी की पूरी भीड़ का ध्यान ऊपर फैल रही उस बाउंड्री पर जाता है। पर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। और तभी शिबुया मेट्रो स्टेशन पर खड़े वो सभी के सभी लोग अचानक से एक बेसमेंट में शक होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, उस बाउंड्री के बाहर जो लोग थे वो उस बाउंड्री के अंदर नहीं आ पा रहे थे। रात तकरीबन 8 बजे शिबुया मेट्रो स्टेशन के बाहर एग्जिट पर इचिची को देखते हैं, जो कि टीम नानामी को बता रहा होता है कि ये जो बाउंड्री है वो सिर्फ ह्यूमंस को ट्रैप कर रही है। इंसान अंदर जा तो सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते, लेकिन मेरे जैसे सुपरवाइजर्स और तुम्हारे जैसे जुजुत्सु सॉर्सर्स उस बाउंड्री के अंदर आ जा सकते हैं। लेकिन उस बाउंड्री के अंदर सभी सिग्नल्स ब्लॉक हैं। उस बाउंड्री के अंदर जाने के बाद हम लोग अपने बंदों से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर अब उसी टाइम पर उस बाउंड्री या वेल के बाहर अकारी को देखते हैं, जो कि टीम जेनिन को इन्फॉर्मेशन देती है, जिसमें इंक्लूड है नाओबितो जेनिन, माकी जेनिन और नोबारा। अकारी उन्हें बताती है कि ये वेल ट्रांसपेरेंट है, हम उसके अंदर और बाहर जा सकते हैं, लेकिन इसे हम तोड़ नहीं सकते। और अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जिस भी बंदे ने इस वेल को क्रिएट किया है हम उसे ढूंढे और उसे ही मार दें। और सेम टाइम पर शिबुया स्टेशन साउथ एंट्रेंस पर हम पांडा और आत्सुया नाम के एक बंदे को देखते हैं। ये बंदा एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सर है और वो बोलता है कि इन सभी कांड के पीछे वही अपराधी होंगे जिन्होंने स्कूल में हमला किया था। और इन लोगों ने अब डिसाइड किया है कि गोजो ही उस कर्टन के अंदर जाएगा और सभी दुश्मनों को मारेगा और बाकी लोग उस कर्टन को चारों तरफ से घेर लेंगे, ताकि अगर कोई दुश्मन गोजो से बचकर भागने की कोशिश करेगा तो ये लोग उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद हम उस कर्टन के अंदर देखते हैं जहाँ पर लोग घबराए हुए थे बहुत ज्यादा और सतारू गोजो को अंदर भेजने की डिमांड कर रहे थे। इनके मोबाइल पर कोई भी सिग्नल भी नहीं आ रहा था। एक आदमी बोलता है कि उसने एक लोगों की भीड़ को स्टेशन के अंदर खिंचते हुए देखा था, वो लोग जरूर किसी बड़े खतरे में हैं। और तभी गोजो वहाँ पर आ जाता है और अब शिबुया मेन इवेंट शुरू हो चुका है। गोजो फिर यहाँ के हिकारी मॉल के अंदर जाता है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए थे। अब गोजो जानता था कि यहाँ उसके लिए कोई पक्का जाल बिछाया गया है, लेकिन फिर भी उससे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि भैया गोजो है, मजाक थोड़ी है कोई, सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब गोजो मॉल की बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ आयोस सिमेट्री के अंदर यूजी मेमेक के साथ होता है और यहाँ पर हम मेमेक के छोटे भाई उयुई को भी देखते हैं, जिसके हाथ में मेमेक का एक बड़ा सा हथियार था। यूजी इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान था कि गोजो को वहाँ पर अकेले लड़ने के लिए क्यों भेजा गया, उन लोगों को भी तो जाना चाहिए था उसके साथ उसकी मदद करने। तभी उन्हें कॉल पर बताया जाता है कि शिबुया के अंदर एक और कर्टन को बिछाया गया है और अब इन लोगों को वहीं पर जाना है। यूजीपी वहाँ पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। इधर गोजो उड़ते हुए टोक्यो मेट्रिक स्टेशन पर पहुँच जाता है जहाँ उसका मुकाबला जोगो, हनामी और चोजो से होता है। गोजो जोगो से कहता है, हाँ भी पिछली बार की तरह भाग मत जाइयो, पूरा मुकाबला करके जाइयो मेरे से। जिस पर जोगो बोलता है, भागने की जरूरत तो अब तुम्हें पड़ेगी, हे 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 हे। इधर यूजी और मेमे को एक मैनेजर बताती है कि गोजो के एंटर करने के बाद उस प्लेटफॉर्म पर एक और कर्टन को बिछाया गया है जो कि बाकी सोर्सर्स को अंदर जाने से रोकता है और जिस भी कर्स यूजर ने इस कर्टन को बनाया है वो इन दोनों के बीच में ही होगा कहीं। और साथ ही इन कर्टन्स के बीच में ढेर सारे ट्रांसफ्यूगर्ड ह्यूमंस भी हैं वहाँ पर। और ये सुनकर यूजी समझ आता है कि माहितो भी यहीं पर है भाई, जिसने उसके दोस्त जुम्पी को मारा था और उसको एक ट्रांसफ्यूगर्ड ह्यूमन में बदल दिया था कुछ दिन पहले ही। अब मैंने अपने कर्स्ड क्रोज को उस बेसमेंट के अंदर भेजती है ताकि वो अपनी कर्स्ड टेक्निक की हेल्प से उन क्रोज की आंखों के थ्रू सब कुछ देख पाए कि आखिर नीचे चल क्या रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आधे रास्ते में ही उसके सभी क्रोज मर जाते हैं। वो स्टेशन का मैप निकाल कर इतादोरी को समझाती है। जब अभी मैंने अपने क्रोज को नीचे भेजा था तो उन्हें बेसमेंट नंबर 1 और 2 के बीचों बीच मार दिया गया था, जिसका मतलब है कि वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्स्ड यूजर मौजूद है जो कि वहाँ पर खड़ा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही अभी तक कि उन सभी लोगों को बेसमेंट नंबर 5 में बुलाने का क्या मकसद है, उन लोगों का क्यों बुला रहे हैं ऐसा। नीचे जाने के 7 एंट्रेंसेस है तो मुझे लगता है हम लोगों को अलग अलग जाना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी पूरे एरिया को कवर करके सभी लोगों को बचाकर एग्जिट से बाहर निकल पाए। और हाँ, अपनी जान बचाने पर ज्यादा फोकस करना। अब इतादोरी बेसमेंट नंबर 2 के अंदर जाने लगता है और वहाँ पर उसे एक ग्रास होपर
सॉर्सरर दिखाई देता है जो कि एक इंसान को खा रहा होता है। वो ग्रास हॉपर उससे पूछता है, अरे क्या तुम जुजुत्सु सॉर्सरर हो? यूजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उससे पूछता है, बताओ मुझे वो पैच फेस्ड कर्स स्पिरिट कहाँ पर है? यही पर था ना वो अभी? वो ग्रास हॉपर सोचता है, अरे ये किसकी बात कर रहा है भाई? यूजी कहता है, अरे वो ही जिसकी पूरी बॉडी पर स्टिचेस लगे हुए हैं। ये सुनकर वो कहता है, मुझे पागल मत समझो, मैं बहुत ही ज्यादा क्लेवर हूँ। माहितो की बात कर रहे हो ना तुम? हाँ, माहितो नीचे बेसमेंट में है और मैं यहाँ पर वेल की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। और माहितो का नाम सुनकर यूजी को पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो वो माहितो ही है जिसने यहाँ पर वेल बनाई है वो। और तभी उसे अचानक से गोजो की बात याद आती है कि बैरियर टेक्निक बहुत ही एडवांस्ड और मुश्किल है और कभी कभी तो बहुत ही हाईली स्किल्ड और एडवांस्ड लोग भी बैरियर बनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। और अब यूजी को रियलाइज होता है कि बैरियर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और उस कर्स्ड स्पिरिट को देखकर तो उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये बैरियर बनाना इसके बस की बात है। और तभी उसकी नजर एक कील पर पड़ती है और यूजी सोचता है कि अभी इसने कहा था कि यहाँ पर ये इस वेल को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो शायद इस नेल को उखाड़कर इस वेल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो कर्स्ड स्पिरिट तभी यूजी से कहता है, यार ये इंसानों का टेस्ट तो ट्रांसफिगर होने के बाद बिल्कुल ही खराब हो जाता है, कितना चालाक हूँ मैं। और तभी यूजी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है और उससे कहता है, तुम कर्स्ड स्पिरिट्स को इंसानों को कमजोर समझना बंद करना होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि कैसे ग्रास हॉपर्स प्लांट फाइबर से बनी हुई कोई भी चीज को खा जाते हैं। वो हर दिन अपने वजन जितना खाना खाते हैं और उनके खाना खाने की आवाज दिन रात गूंजती रहती है। वो एक हरी भरी जमीन को भी एक खंडर में बदलने की क्षमता रखते हैं और इन्हीं सब कारणों की वजह से इंसान उनसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं और इनसे डरते भी हैं। और इससे पैदा होता है ये ग्रास हॉपर कर्स्ड स्पिरिट। इसके बाद वो कर्स्ड स्पिरिट अपने दांतों से ही यूजी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उसके अटैक से बच जाता है और उसकी तेजी और उसके जबड़े की ताकत को देखकर यूजी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है उससे। वो ग्रास हॉपर अपने पंखों की हेल्प से उड़ने लगता है और उसे मुक्के मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी वापस से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। वो समझ आता है कि इस कर्स्ड स्पिरिट को कोई ट्रिक वगैरह नहीं आती है। वो ग्रास हॉपर से पूछता है, बताओ मुझे तुम चालाक हो या नहीं? मैं तो स्मार्ट यानी कि चतुर हूँ। यूजी से कहता है, तुम एक बात बोलूं, स्मार्ट लोग कभी ये नहीं बोलते कि वो स्मार्ट है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देते हैं। ग्रास हॉपर अपने चारों हाथों का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत बुरी तरह से मार खा रहा होता है यूजी से और वो यूजी से हार जाता है। और जैसे ही अब यूजी उसकी तरफ बढ़ता है, ग्रास हॉपर अपने मुंह से एक पॉइजन की पिचकारी छोड़ देता है, लेकिन यूजी उससे भी बच जाता है। जिसके बाद ग्रास हॉपर अपना हुक्म का इक्का इस्तेमाल करता है। ग्रास हॉपर से जमीन के अंदर अंडे देते हैं और इसके लिए वो अपने पेट को 3 गुना ज्यादा लंबा करते हैं और इसी का इस्तेमाल करके वो कर्स्ड स्पिरिट उस पर हमला कर देता है, लेकिन यूजी उससे बचकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है, तुमने इंसानों को खाया है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। यूजी इतना ज्यादा पावरफुल था कि ग्रास हॉपर की कोई भी ट्रिक उस पर काम ही नहीं करती है। यूजी उस कील को तोड़ देता है जिससे कि वो बैरियर हट जाता है और 5th फ्लोर पर माहितो को पता चल जाता है कि ग्रास हॉपर डीएक्टिवेट है और वो समझ आता है कि सीरीज का तीसरा पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना और गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।